हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और एट द रेट डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद अवैस सलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आयुष काउंसलिंग की कंप्लीट डिटेल के बारे में। एकदम बेसिक से लेकर लास्ट तक देखेंगे, एडवांस तक, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस प्रोसेस पूरा। तो इसमें जो लोग नए हैं उनको भी पूरा समझ में आ जाएगा, और जिन लोग को पहले से आता है, जिन चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो उसको स्पीड बढ़ा कर देख सकते हैं या फिर आगे स्किप करके आगे जा सकते हैं। इसमें बिल्कुल बेसिक से लास्ट तक देखेंगे। मैं इस तरीके से इस वीडियो को बनाऊंगा कि जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, काउंसलिंग के बारे में जानना चाह रहा है, तो उसको पूरा पता चल जाए काउंसलिंग क्या है, कैसे होती है और किस लिए है, पूरा प्रोसेस उसमें क्या क्या है, स्टेप्स क्या हैं। तो जो लोग यहाँ पर काउंसलिंग खुद से करना चाहते हैं, यानी कहीं से भी पेड लेना नहीं चाहते, हालांकि हमारे चैनल पे भी पेड काउंसलिंग कराई जाती है, पिछले साल भी कराई थी और इस साल भी कराएंगे। लेकिन अगर आप अपने आप से काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो ये सारी वीडियोज़ आपको देखनी पड़ेंगी जो चैनल पर आएंगी। पूरा काउंसलिंग आप यहाँ से जान सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। जो भी इन्फॉर्मेशन ज़रूरत पड़ेगी वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो पेड कराना चाहते हैं, जिसमें स्पेशल फीचर्स और कुछ पर्क्स रहेंगे। उस टाइम पर जब मैं निकालूंगा पेड काउंसलिंग, तब आप जान जाएंगे। बाकी अगर आप फ्री में भी करना चाहते हैं, आपके पास अभी बजट नहीं है या खुद से करना चाहते हैं चीज़ों को सीख कर, तो खुद से कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन खुद से करने के लिए भी यहाँ पर आपको मिलेगी। अगर इस वीडियो को आप देखेंगे पूरा लास्ट तक, तो आपको पता लग जाएगा काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, कैसे होता है, कहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको कहाँ पार्टिसिपेट करना है, कितने स्टेप्स हैं, कब होगी, क्या होगा, पूरा प्रोसेस में रहेगा। ठीक है। और इसी में ये भी देख लेंगे कि एक्सपेक्टेड डेट जो है काउंसलिंग की क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात की जाए आयुष की काउंसलिंग 2024 के लिए, तो आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ये वर्ड आयुष, तो इसमें हर वर्ड का एक मतलब है। ए का मतलब है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा मतलब जो BAMS का कोर्स होता है, आपने पढ़ा होगा ना, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, आयुर्वेदा। वाई से मतलब है योगा एज नेचुरोपैथी। यू से मतलब है यूनानी। यूनानी यानी BOMS जो होता है वो इस यूनानी से बना है। एस का मतलब होता है सिद्धा, और H का मतलब होता है होम्योपैथी। होम्योपैथी मतलब BHMS वाले कोर्सेज जो हैं। तो मतलब इस आयुष वर्ड के अंदर ही जितने भी कोर्सेज इसके अंदर आते हैं वो सब छिपे हुए हैं। BAMS, BHMS, BUMS, BSMS और बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंसेस, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, BNYS इस आयुष के अंदर। लेकिन काउंसलिंग जो है इसमें BAMS, BUMS और BHMS की इसी काउंसलिंग के प्रोसेस के थ्रू होती है। ठीक है। तो जितने भी कोर्सेज हैं, तो इसमें सबसे पहले अगर काउंसलिंग की बात की जाए तो दो तरीके की काउंसलिंग होती है। एक होती है सेंट्रल काउंसलिंग, यानी जो ऑल इंडिया लेवल पर होती है, और दूसरी होती है रेस्पेक्टिव स्टेट काउंसलिंग। अब किसके लिए क्या करना है वो मैं यहाँ पर बताता हूँ। सेंट्रल काउंसलिंग जिसे ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग भी कहते हैं। अब इसको जो कराया जाता है उसकी वेबसाइट है AACCC। ठीक है, AACCC इसकी वेबसाइट भी अभी मैं आपको खोल के दिखा दूंगा। ये ऑल इंडिया कोटा के लिए है। अब ऑल इंडिया कोटा में क्या होता है कि आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, तो यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा यानी सेंट्रल काउंसिल कमेटी की बात की जाए ऑल इंडिया कोटा की, तो यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया के अंदर, उनकी 15% सीट्स, पूरे इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के अंदर आएंगी। प्लस जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, CU मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जितने भी हैं, उनकी 100% सीट जो हैं ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएंगी। तीसरा, जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी भी 100% सीट जो है किसके थ्रू भरी जाएंगी, ऑल इंडिया कोटा के। नेशनल इंस्टीट्यूट जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा NIA जयपुर, उसकी 100% सीट किससे भरी जाएंगी, इसी से भरी जाएंगी, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग। ठीक है। तो अगर ऑल इंडिया कोटा में बात की जाए किसकी सीट्स आएंगी, ऑल इंडिया कोटा की अंदर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके 15% सीट्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 100% सीट्स, नेशनल इंस्टीट्यूट की 100% सीट्स। उसके साथ ही डीम्ड कॉलेज का भी एडमिशन जो है 100% सीट्स किसके अंदर आएंगी, डीम्ड। तो डीम्ड की बात की जाए तो 100% सीट्स किसके अंदर आएंगी, ऑल इंडिया कोटा के अंदर। अब डीम्ड का मतलब क्या होता है, अब डीम्ड जो है ये प्राइवेट की तरह होते हैं, लेकिन ऐसा रहता है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होते हैं। डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसको कंट्रोल करती है, इन कॉलेजेस को और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको। तो इनका जो एडमिशन है डीम्ड का वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होता है, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका एडमिशन स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होता है। ठीक है। अभी आपको ये पता चल गया होगा मोटा मोटा ऑल इंडिया कोटा के अंदर क्या आ रहा है, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने नेशनल इंस्टीट्यूट हैं और जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा से, प्लस डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की 100% सीट्स ऑल इंडिया कोटा से भरी जा रही हैं। ये आपको पता लग गया। फिर उसके बाद स्टेट काउंसलिंग की अगर बात की जाए तो स्टेट काउंसलिंग में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, हर स्टेट वाइज आपके प्राइवेट कॉलेजेस होंगे, तो जिस भी प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे हैं वो जिस स्टेट में है उस स्टेट की आयुष काउंसलिंग से होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई प्राइवेट कॉलेज यूपी के अंदर है, उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यूपी काउंसलिंग से जाना होगा। कोई
आयुष कोर्स, किसी भी कोर्स का कॉलेज अगर उत्तराखंड के अंदर है उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो उत्तराखंड की जो आयुष काउंसलिंग है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। यानी हर स्टेट की आयुष काउंसलिंग सेपरेट होती है, उसके लिए आपको स्टेट वाइज जाना पड़ेगा। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि उनका डाउट होगा कि ऑल इंडिया कोटा में अगर हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और स्टेट में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो क्या दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? आंसर है यस, आप ऑल इंडिया कोटा में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्टेट कोटा में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर कुछ स्टूडेंट का डाउट होगा क्या एक से ज़्यादा स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो आप एक से ज़्यादा स्टेट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें आप फुलफिल्ड होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, जैसे आपको पता होगा स्टेट काउंसलिंग में, मैं बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता है तो, स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, किसी भी स्टेट का गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ेगी। डोमिसाइल यानी वहाँ का निवास प्रमाण पत्र, वहाँ के रहने का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि मैं इस स्टेट का नागरिक हूँ, इस स्टेट में रहता हूँ, उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं। तो जिस भी स्टेट का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपको ये पता चल गया ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट दोनों में साथ साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक और चीज़, ऑल इंडिया कोटा के अंदर भी 4 कोर्स आते हैं, BAMS, BUMS और BSMS। उसी तरह से स्टेट के अंदर भी BAMS, BUMS, BHMS आएगा। कोई स्टूडेंट ऐसा चाहता है, मान लीजिए ऑल इंडिया कोटा की एक ही काउंसलिंग होगी और BAMS और BHMS, BUMS तीनों में चाहता है कि वो पार्टिसिपेट करे और देखे उसको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, तो एक ही काउंसलिंग के थ्रू आप तीनों कोर्स भर सकते हैं क्या? तो उसका आंसर है यस, आप BAMS, BUMS, BHMS तीनों को एक ही काउंसलिंग से कर सकते हैं। जो कॉलेज चाहें आप प्रेफरेंस में डाल सकते हैं, जिस ऑर्डर में आप प्रेफरेंस में डालेंगे उस ऑर्डर में आपको कॉलेज मिलेगा। ये अभी मैं डिटेल में आगे भी बता दूंगा, ये अभी एकदम बेसिक इधर बता रहा हूँ। उसी तरीके से एक और चीज़ आती है डाउट स्टूडेंट्स का कि अगर कोई स्टूडेंट एक से ज़्यादा स्टेट में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो कर सकता है क्या? तो आंसर है यस, लेकिन आपके पास उसकी जो क्राइटेरिया है वो होना चाहिए। क्राइटेरिया क्या है? कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ पर अगर आप वहाँ के डोमिसाइल नहीं भी है, आप वहाँ पर नहीं भी रहते हैं, लेकिन आपने वहाँ से 10th और 12th क्लास पास किया, तब आपको वहाँ का डोमिसाइल मिल जाएगा, यानी आप वहाँ के स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है उत्तर प्रदेश। तो यूपी के अंदर अगर आपने 10th और 12th पास की है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है, दिल्ली का रहने वाला है या किसी और स्टेट के अंदर रहने वाला है, तो उसका डोमिसाइल जो है वहाँ का होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई दिल्ली का, तो उसका डोमिसाइल दिल्ली का होगा, लेकिन उसने यूपी से 10th क्लास और 12th क्लास पास की है, तो उसके पास 2 ऑप्शन हो गए। एक तो दिल्ली स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट कर सकता है, दूसरा 10th और 12th यूपी से पास करने की वजह से यूपी में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। अब ये रूल वेरी कर सकते हैं, कुछ जगह पे ऐसा होता है सिर्फ 12th क्लास अगर पास किए तब आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं 10th 12th दोनों चाहिए। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं कि सिर्फ डोमिसाइल ही मानेंगे, अगर आपका डोमिसाइल है तो आपको स्टेट काउंसलिंग का जो पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये रूल्स जो हैं हर स्टेट के वेरी करेंगे। अब स्टेट वाइज जो रूल्स हैं काउंसलिंग के प्रोसेस के, वो आने वाले टाइम में पूरे बता देंगे जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी। लास्ट ईयर भी सभी स्टेट का स्टेट वाइज बता दिया था सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, ज़्यादातर देखा जाए तो सबने अपने आप से ही काउंसलिंग की थी। रूल्स रेगुलेशंस और अपडेट पूरे उनको इस चैनल से मिल गए थे, बाकी का प्रोसेस उन्होंने खुद से किया था। हर स्टेप पे हम गाइड करेंगे यहाँ पर आपको वीडियो के थ्रू, क्या कैसे करना है, जो डाउट्स रहेंगे उनको भी सॉल्व करेंगे वीडियो के थ्रू ही, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर हो गई कि आप एक से ज़्यादा स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आपको जानने के लिए कि जो लोग प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, प्राइवेट BAMS, BUMS, BHMS किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको एडमिशन जो मिलेगा वो स्टेट कोटा के थ्रू मिलेगा। यानी जितने भी प्राइवेट सीट्स हैं वो 100% स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भरी जाएंगी। अब एक चीज़ आप ध्यान रखें कि स्टेट काउंसलिंग के अंदर जो प्राइवेट कॉलेजेस आ रहे हैं उसके लिए आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं के भी रहने वाले हों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट मध्य प्रदेश का रहने वाला है, बिहार का रहने वाला है या दिल्ली का रहने वाला है और वो यूपी के अंदर BAMS, BUMS या BHMS कोई भी प्राइवेट अगर कॉलेज लेना चाहता है और उसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, तब भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है। डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, प्राइवेट कॉलेज के लिए डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं के भी रहने वाले हों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन सिर्फ और सिर्फ आपको उस स्टेट की काउंसलिंग से ही मिलेगा। तो अगर कोई स्टूडेंट एक से ज़्यादा स्टेट में पार्टिसिपेट करता है प्राइवेट के लिए तो कर सकता है, कोई डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो जानी चाहिए अब तक, ठीक है। तो स्टेट में अगर बात की जाए कौन कौन आएगा, 85% जो सीट्स गवर्नमेंट की बची थी, मैंने बताया था ना, टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं उसकी 2 हो गई थी। एक हो गया था 15% सीट्स जो ऑल इंडिया कोटा के अंदर चली गई AIQ, और बची हुई जो 85% सीट्स हैं वो चली गई स्टेट कोटा के अंदर, जो भी स्टेट है उसकी काउंसलिंग के अंदर। तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की 85% सीट्स हैं उन पर जो एडमिशन स्टेट कोटा के थ्रू होगा, पहली। दूसरी, जो सेमी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट का जो रूल है वो सेम रहता है।
सेमी गवर्नमेंट की, जिस स्टेट में भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं वहाँ के 85% उस स्टेट के थ्रू भरी जाएंगी, बाकी बची हुई 15% ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएंगी। जैसे यूपी के अंदर एक भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट है, तो उनकी 85% स्टेट कोटा में आएंगी। तीसरा, प्राइवेट की जो 100% सीट्स हैं वो किससे भरी जाएंगी? स्टेट कोटा से। तो स्टेट कोटा से मेनली ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है जो कोर्स स्टेट कोटा के थ्रू भरे जाएंगे। अब हर स्टेट की जो काउंसलिंग वेबसाइट है वो अलग है। एक वीडियो मैंने पिछले साल बनाई थी जिसमें पूरे इंडिया के हर स्टेट की काउंसलिंग की वेबसाइट बताई थी। अभी ऑल इंडिया वाली तो आपको मैं दिखा दूंगा क्योंकि वो सिंगल है। अब हर स्टेट का बताना एक ही वीडियो में थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग वाली वेबसाइट है वो आपको दिखा देता हूँ, AACCC ऑल इंडिया कोटा। तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट ऑल इंडिया कोटा के लिए। AACCC जिसे कह रहे थे आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी, AACCC। तो इसका अगर वेबसाइट का लिंक की बात की जाए तो आप गूगल पे जाके टाइप करेंगे AACCC.gov.in, तो इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर UG PG सभी कोर्सेज़ की यहीं पे काउंसलिंग होती है। तो ये इंटरफेस आपको मिल जाएगा, पूरी जो इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग की A to Z यहीं से मिलेगी। तो अगर आप काउंसलिंग करेंगे तो पूरा आपको इस वेबसाइट से फेमिलियर होना पड़ेगा। ये हो गई ऑल इंडिया कोटा की। बाकी स्टेट की जो है स्टेट वाइज वेबसाइट्स हैं। तो यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा के अंदर जो सीट्स आ रही हैं उनकी अगर डिटेल में बात की जाए तो 15% जो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं सभी कोर्सेज़ के आयुष की, वो चाहे गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट एडेड हो, चाहे स्टेट के अंदर हो या यूनियन टेरिटरी के अंदर हो, सभी की किसके अंदर आएंगी? ऑल इंडिया कोटा के अंदर आएंगी। गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट 15%, ये मैं पहले बता चुका हूँ। दूसरा, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे BHU, इसका BMS 100% सीट्स, ITRA जामनगर इसकी 100% सीट्स, NIA जयपुर इसकी 100% सीट्स, NIH कोलकाता इसकी 100% सीट। तो इन सभी की जो 100% सीट्स हैं ये ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरी जाएंगी। उसके साथ ही जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं उन सबकी 100% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरी जाएंगी। और जो BAMS की 50% सीट्स हैं AIA गोवा यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा, इसकी 50% सीट्स और BSMS की NIS चेन्नई इसकी 50% सीट्स, BUMS AMU अलीगढ़ इसकी 50% सीट्स और DMS BHMS NIH शिलोंग मेघालय इसकी 50% सीट्स जो है ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएंगी। ठीक है, तो अभी तक पूरी हो गई। इसमें जो टॉप कॉलेजेस हैं जैसे ITRA जामनगर, BHU, NIA, NIH कोलकाता, इन सभी की जो कट ऑफ है मैं रेस्पेक्टिवली बात कर चुका हूँ डिटेल में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लें क्या कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहेगी। AMU BUMS के ऊपर भी डिटेल वीडियो बना दी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स MBBS से जस्ट नीचे रह जाते हैं, तो वो इन कॉलेजेस को लेकर अपने नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं ताकि अगले साल MBBS में एडमिशन लें। तो उनके लिए बेटर ऑप्शन होता है कि इन टॉप कॉलेजेस को ले लें, लेकिन ऐसा कॉलेज चूज़ करें जहाँ पर बॉन्ड ना हो। बॉन्ड ना होने का मतलब कि आप जब आपका एडमिशन मिले MBBS में तो अगले साल छोड़ पाएँ। बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर आप कॉलेज नहीं छोड़ सकते और अगर छोड़ें तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। तो आप एडमिशन लेने से पहले देख लें कि उस कॉलेज में बॉन्ड नहीं है। तो इस पर डिटेल वीडियो मैंने बता दी थी। पूरे इंडिया के जो कॉलेजेस हैं 170 कॉलेज हैं, उनके अंदर किस किस के कॉलेज के अंदर बॉन्ड है, किसके अंदर नहीं है, ये पूरा मैं डिटेल में बता चुका हूँ। आप जाकर उस वीडियो को देख लें, लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा डीम्ड प्राइवेट सभी कॉलेज का मैंने उसमें बताया, वहाँ से जाकर आप देख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो आती है कि कौन स्टूडेंट इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं आयुष काउंसलिंग के अंदर, यानी एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो आपने नीट को क्वालिफाई किया होना चाहिए। क्वालिफाई करने का मतलब है कि आपके 50 परसेंटाइल से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। तो लास्ट ईयर जनरल के लिए 136 मार्क्स थे और अदर कैटेगरीज़ के लिए 108 मार्क्स थे। तो जिनके भी इससे ऊपर मार्क्स हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। आपकी कट ऑफ पे अगर कॉलेज मिल रहा होगा तो मिलेगा, लेकिन आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर इससे ऊपर आपके मार्क्स हैं। इस साल के लिए जो एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि लगभग 140 से 45 के बीच में जनरल के लिए रहेगा और 118 से 25 के बीच में जो है लगभग कैटेगरी वाइज रहेगा। बाकी जब रिजल्ट आ जाएगा तो डिटेल में उस टाइम बता देंगे। अब जब आप बेसिक जान गए काउंसलिंग के बारे में, अब उसके बाद आते हैं कि काउंसलिंग में क्या क्या स्टेप होते हैं। तो बेसिक स्टेप की बात की जाए काउंसलिंग के अंदर, तो पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन का। आप अगर ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो AACCC पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जो है आपकी मात्र 1000 रुपये होती है। ठीक है, अगर आप चाहे अनरिजर्व से हों, EWS से हों, OBC से हों तो आपको 1000 रुपये जमा करने हैं। लेकिन अगर SC ST से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ फ़ीस के बारे में। ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, यानी आपको वापस नहीं मिलेगी। 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस। SC ST PWD है 500 रुपये लगेगी। लेकिन अगर आप डीम्ड कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अभी मैंने बताया था ना जितने भी डीम्ड है उसमें ऑल इंडिया कोटा से पार्टिसिपेट करना होगा। अगर डीम्ड से आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, डीम्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 5000 लगेगी और ये वापस नहीं होगी। अब जो दूसरी फ़ीस आती है वो है रिफंडेबल, जिसको सिक्योरिटी मनी कहते हैं। यानी आपका जब एडमिशन हो जाएगा, अगर आपने रूल्स में कोई गलती नहीं की,
तब आपकी सिक्योरिटी मनी वापस आ जाएगी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपने गलती कर दी, रूल्स में कोई ना कोई गलती कर दी, तो आपकी जो है सिक्योरिटी मनी नहीं आएगी। मान लीजिए आपको कोई कॉलेज मिला 3rd राउंड में और आपने उसको छोड़ दिया, एडमिशन नहीं लिया, तो आपकी सिक्योरिटी मनी वापस नहीं आएगी। ये सारे रूल जो स्टेप वाइज हम बता देंगे कि हर राउंड में, फर्स्ट राउंड से पहले क्या क्या रूल्स हैं, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि डिटेल आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। रिफंडेबल फीस की बात की जाए तो आपकी अनरिजर्व EWS OBC की 10,000 और कैटेगरी की भी 10,000 रुपये है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तब। लेकिन अगर आप डीम्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डीम्ड के लिए आपको जो है 50,000 रुपये की सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी। तो टोटल अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको 55,000 डीम्ड के लिए जमा करनी पड़ेगी। और अगर गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट का देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जनरल से 11,000 और अगर कैटेगरी से हैं तो 10,500 जमा करनी पड़ेगी टोटल फीस, जिसमें से 10,000 आपकी वापस आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो अगला स्टेप होगा, जब आप रजिस्ट्रेशन कर चुके फिर उसके बाद आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग में आपको देखना होगा कि जो कॉलेज आप लेना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं को डालेंगे और एक प्रेफरेंस में डालेंगे टॉप टू बॉटम, यानी जो कॉलेज आपको सबसे पहले चाहिए उसको सबसे पहले डालेंगे। और कॉलेज अगर आपने कोई अपनी चॉइस फिलिंग में नहीं डाला है तो वो आपको नहीं मिलेगा, चाहे आपके मार्क्स उससे ज़्यादा भी हों तब भी नहीं मिलेगा। तो जो आप चॉइस फिलिंग में डालेंगे वही मिलेगा। तो इसलिए चॉइस फिलिंग एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है काउंसलिंग का। फिर उसके बाद जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा उसमें आप जाकर एडमिशन लेंगे। अब आप एडमिशन ले भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। अगर पहले और दूसरे राउंड की बात की जाए तो आप अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई तो उसमें आपको छोड़ सकते हैं, कोई जुर्माना नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपको 3rd राउंड में कोई सीट मिलती है और आप उसमें जाकर एडमिशन नहीं लेते हैं, तब आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। जो आपने सिक्योरिटी मनी जमा की थी वो आपको नहीं मिलेगी। उसके साथ ही आप अगली किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ना ही ऑल इंडिया कोटा और ना ही स्टेट कोटा की किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे अगर आप 3rd राउंड में सीट मिलने के बाद नहीं लेते हैं तब। तो इसलिए हर राउंड के जो रूल्स हैं वो थोड़े स्पेसिफिक हो जाते हैं। ये जैसे जैसे आगे हर राउंड आएगा उस टाइम पर हम बता देंगे। तो टोटल अगर राउंड्स की बात की जाए कितने राउंड होंगे काउंसलिंग के, तो टोटल जो राउंड्स होते हैं काउंसलिंग के लिए वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। टोटल 4 राउंड्स होते हैं ऑल इंडिया कोटा के और टोटल 4 राउंड्स होते हैं स्टेट कोटा के। ऑल इंडिया कोटा में सबसे पहले बात की जाए तो पहला राउंड ऑल इंडिया कोटा होगा और फिर उसके बाद क्या होगा, स्टेट कोटा का फर्स्ट राउंड होगा। जब स्टेट का फर्स्ट हो जाएगा फिर उसके बाद ऑल इंडिया कोटा का सेकेंड राउंड होगा। फिर जब ऑल इंडिया कोटा का सेकेंड राउंड हो जाएगा फिर स्टेट का सेकेंड राउंड होगा। जब स्टेट का सेकेंड हो जाएगा फिर ऑल इंडिया कोटा का 3rd राउंड होगा। फिर स्टेट कोटा का 3rd राउंड होगा। फिर स्टेट से ऑल इंडिया कोटा का 4th राउंड यानी स्टेट वैकेंसी राउंड और फिर स्टेट का 4th राउंड होगा। तो इस तरीके से काउंसलिंग चलती है। पहले ऑल इंडिया का होगा वही राउंड, फिर स्टेट का होगा। इससे क्या होता है कि सारे स्टेट की जो काउंसलिंग है वो एक साथ चलती है। तो अगर आप एक से ज़्यादा स्टेट में काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि समय बैलेंस बना के, और ऑल इंडिया कोटा स्टेट दोनों में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तब भी आपको बैलेंस बना के चलना होगा। अब आपको ये देखना होगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा है, ऑल इंडिया कोटा से मिलेगा या स्टेट से मिलेगा। बहुत ज़्यादा लोगों के ऐसे मार्क्स होंगे कि उनको दोनों में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनको एग्जैक्ट नहीं पता होगा कि कहाँ से बेटर कॉलेज मिलेगा। ये डिपेंड करेगा उनकी काउंसलिंग के टाइम पर। तो बेटर है कि सभी स्टूडेंट दोनों जगह पार्टिसिपेट करें, जहाँ से अच्छा कॉलेज मिले वहाँ से लें और फिर अपनी कंटिन्यू पढ़ाई करें। ये तो हो गए 4 राउंड्स। अब उसके बाद आती है बात के जो आयुष काउंसलिंग है उसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है, कब स्टार्ट हो सकती है। तो आयुष काउंसलिंग की अगर आप स्टार्टिंग की बात करें तो लगभग 1 से 1.5 महीना बाद जब रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट आने के 1 से 1.5 महीने बाद ही काउंसलिंग को आप सोच सकते हैं कि स्टार्ट होगी। तो जो रिजल्ट है वो 14 जून को आ रहा है। तो रिजल्ट के लगभग 1 से 1.5 महीने बाद, यानी अगर आप माने तो जुलाई लास्ट या फिर अगस्त के शुरू में आप मान सकते हैं कि काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो सकती है। जुलाई से अगस्त के बीच में जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, जुलाई लास्ट में या फिर अगस्त में। तो ये एक्सपेक्टेड डेट है, एकदम श्योर नहीं है। जैसे कोई श्योरिटी वाला नोटिस आएगा तो उस टाइम पर हम आपको बता देंगे। इसके अलावा आपका कोई डाउट बचता है काउंसलिंग का तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और बाकी हर राउंड में आपको स्पेसिफिक क्या रूल्स रेगुलेशन है पूरा मिलता रहेगा। तो सभी लोग चैनल के साथ जुड़ जाएँ। और कोई आपको पर्सनल डाउट हो तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, ये जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो वहाँ से जाकर आप फॉलो करें और जो भी डाउट क्वेरी हो पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू।